डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय एलन चित्रा में स्वागत है। अपना टॉपिक था पशु स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न रोगों की विषय में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट रोग के बारे में देखते हैं और नेक्स्ट रोग है अपना एफएमडी, खुर पका मुंह पका रोग। खुर पका मुंह पका रोग। फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। खुर पका मुंह पका रोग। देखो, इसको यदि बात करें सबसे पहले इसके उपनाम की, तो इसको एप्थस जवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एप्थस जवर। एप्थस जवर के नाम से जाना जाता है किसको? एफएमडी को। ओके, उसके बाद देखिए रोग कारक। तो ये जो एफएमडी रोग है ये 7 वायरस के द्वारा फैलता है। कितने वायरस के द्वारा फैलता है? 7 वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस का नाम है एशिया 1। वायरस का नाम क्या है? एशिया 1। उसके बाद देखिए दूसरा वायरस है सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ए, ओ और सी वायरस। 7 वायरस हो गए। एशिया सेट 1, उसके बाद में दूसरा सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसके बाद में ए, ओ और सी, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और एक ये हो गया, 7 वायरस हो गए। अब यहां देखो एफएमडी रोग में होता क्या है, एक रोग हुआ कौन से एशिया 1 से। कौन से वायरस के द्वारा हो गया? एशिया 1 वायरस के द्वारा हो गया। हमने इसका ट्रीटमेंट किया, टीका भी हमने एशिया इसका लगाया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट जब वो रोग हो, क्योंकि टीका लगाने के बाद में वो रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद में हमने टीका एशिया 1 का ही लगाया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर सेट 1 का प्रकोप हो जाए। समझ गए? तो जितने भी 7 वायरस है, इन 7 वायरस का यदि टीका लगाओगे तो एफएमडी रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार ये रोग 7 वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए प्रभावित पशु। किसकी बात करेंगे? प्रभावित पशु की बात करेंगे। तो यहां पर एक चीज समझ जाइए, एफएमडी खुर पका मुंह पका रोग खुरों से संबंधित है, ठीक है। तो याद ये रखना, जिन पशुओं के खुर 2 भागों में विभाजित होते हैं, जिन पशुओं के खुर 2 भागों में विभाजित होते हैं, ये रोग उनमें ही होता है। किनमें? जैसे गाय के क्या होते हैं? 2 खुर होते हैं, 2 भागों में विभाजित होता है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, 4 तो ये अपने है ही, जो जिनका प्रयोग अपन दुधारू पशुओं के लिए करते हैं। इसके अलावा आप याद रखोगे नेक्स्ट जो एग्जांपल, वो याद रखोगे सुअर। कौन सा एग्जांपल याद रखोगे? सुअर। यानी गाय, भैंस और भेड़ बकरी के साथ साथ में रोग किसमें होता है? सुअर में भी होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रभावित अंग की। देखो, प्रभावित अंग आपके सामने ही है, तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खुर पका और मुंह पका, एक तो मुंह हो गया, दूसरा खुर हो गए, और तीसरे होठों के ऊपर भी क्या करता है? इसका प्रभाव होता है। तो खुर, मुंह और होठ, ठीक है। ये 3 जो है अंग है इस रोग से प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन अवधि की। किसकी बात करनी है अपने को? इंक्यूबेशन अवधि की। तो जो भी आपका एफएमडी रोग है, इसकी इंक्यूबेशन अवधि होती है 1 से 6 दिन। कितनी होती है? 1 से 6 दिन इसकी इंक्यूबेशन अवधि होती है। किसकी? एफएमडी रोग की। ये तो नॉर्मल जो चीजें थी वो देखी। इसके बाद अपने को चलना है इसके लक्षणों के ऊपर। कहां चलना है अपने को? इसके लक्षणों के ऊपर चलना है। तो देखो, लक्षणों के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं तेज बुखार।
किसकी बात करनी है मेरे को? तेज बुखार की। और तेज बुखार जहां पर भी आ जाए, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, टेम्परेचर बढ़ा के चलना है। नॉर्मल जो टेम्परेचर था उससे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो होता है 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है? 104 से 106 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुंह से लार का टपकना। मुंह से लार का टपकना, लार क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण, होठों से चपचपाहट की आवाज। होठों से चपचपाहट की आवाज आती है। कटकटाहट की आवाज भी आ चुकी, ये चीज भी आप पढ़ चुके। तो ये जो भी आवाज मैंने आपको पहले भी बताया, जो आवाज आ रही है उसका लक्षण ये दिमाग में रखना है कि हाँ किस प्रकार की आवाज कहां आ रही है। ठीक है, तो होठों से चपचपाहट की आवाज कौन से रोग में आती है? एफएमडी रोग में आती है। उसके बाद देखिए, खुर, जो भी खुर होते हैं उन खुरों में क्या हो जाते हैं? खुरों और मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। और छाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? लाल रंग के धब्बों की तरह फूट कर लाल रंग के धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो खुर व मुंह में छाले हो जाते हैं जो फूटकर किस प्रकार हो जाते हैं? लाल धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आ गई? क्या हो रहा है? मुंह में छाले हो रहे हैं और फूटने के बाद में किस प्रकार के धब्बों में परिवर्तित हो रहे हैं? लाल रंग के धब्बों में परिवर्तित हो रहे हैं। मुंह में क्या हो रहे हैं? छाले हो रहे हैं। क्या पशु खाना पीना करेगा? क्या नहीं, यानी वो खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। ये सामान्य लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। और तीसरा लक्षण, एक चीज और बता देता हूं, पशु लंगड़ाकर चलता है। क्यों लंगड़ाकर चलता है? रीजन देखिए यहाँ पर लक्षण पहले भी पढ़ चुके। पशु लंगड़ाकर चलता है कहां पर? ब्लैक वाटर रोग में। तो जो भी लंगड़ी बुखार थी उसके अंतर्गत देख चुके। यहाँ पर भी क्या होता है? पशु लंगड़ाकर चलता है। क्यों चल रहा है पशु लंगड़ाकर? यहाँ पशु का लंगड़ाने का रीजन था खुरों के बीच में छाले हो रहे हैं, और वहां लंगड़ाने का चक्कर रीजन क्या था? जो भी पुट्टा था उस पुट्टे में गैस का भरना, और गैस को दबाने पर किसकी आवाज आनी? चरचर की आवाज आनी। और उसके बाद में अपन ने लक्षण देता पशु लंगड़ाकर चलता है, इसके कारण से उसे लंगड़ी बुखार भी कहते हैं। तो ये लक्षण थोड़ा सा आप देखते चले जाइए। ठीक है, तो पशु लंगड़ाकर चलता है। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं इसकी चिकित्सा। कंट्रोल करना है, चिकित्सा करनी है। तो देखो, चिकित्सा के लिए याद रखो, जो भी मुंह के छाले होते हैं उन मुंह के छालों को क्या करना है? फिटकरी के घोल से धोना है। पहले किससे धोना है? फिटकरी के घोल से धोना है। और उसके बाद में शहद और सुहागा का लेप करना है। तो मुंह के छालों के लिए, मुंह के छालों के लिए छालों को फिटकरी से धोकर, फिटकरी से धोकर एक भाग सुहागा व 4 भाग शहद का लेप करना चाहिए। मात्रा देख लीजिए, शहद यूज में ले रहे हो और सुहागा यूज में ले रहे हो। शहद की जो मात्रा अपने पास में आई वो आई 1 भाग, और शहद की जो मात्रा आई वो कितनी आ गई? 4 भाग अपने पास में आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये तो मुंह के छालों के लिए हो गया। अपने पास में और लक्षण क्या था? खुरों के बीच में छाले हो रहे थे। तो खुरों के छालों को धोने के लिए किसका प्रयोग करोगे? लाल दवा का प्रयोग करना है। और लाल दवा का 1 ml 1% का प्रयोग आप कर सकते हो। तो यहां दूसरा लक्षण बताइए, पैरों के छालों को धोने के लिए, पैरों के छालों को धोने के लिए लाल दवा के 1% घोल का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? लाल दवा के 1% घोल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये तो चिकित्सा हो गई।
इसके बाद में देखिए अपने को रोकथाम करना है तो एफएमडी का टीका आपको लगाना है। एफएमडी का टीका जून माह में भी लगा सकते हो और इस दिसंबर में भी लगा सकते हो, 2 बार आपको टीका लगाना है। तो प्रति वर्ष रोकथाम में बताइए, प्रति वर्ष जून व दिसंबर माह में, जून व दिसंबर माह में एफएमडी का टीका लगाना है। किसका लगाना है? एफएमडी का टीका लगाना है। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट रोग, मैं यहां पर सारे पढ़ा रहा हूं, मुर्गियों के रोग भी पढ़ा रहा हूं ताकि अलग से मैंने वहां नहीं पढ़ाया था आपको, और क्यों नहीं पढ़ाया था, इसी वजह से नहीं पढ़ाया था। वायरस के द्वारा मुर्गियों में कौन सा रोग फैला था? 2 रोग मैंने आपको बताए थे वर्गीकरण में। एक मुर्गियों का प्रमुख रोग बताया, कौन सा? रानीखेत। कौन सा बताया था? रानीखेत। रानीखेत किसके द्वारा हो रहा था? वायरस के द्वारा हो रहा था। दूसरा देखिए, याद करो। दूसरा बताया था फाउल पॉक्स, चेचक। कौन सा बताया था? फाउल पॉक्स या चेचक। ये भी किसके द्वारा हो रहा था? वायरस के द्वारा ही हो रहा था। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट रोग के ऊपर, रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों का प्रमुख रोग, इसका उपनाम होता है न्यूकेसल। उपनाम न्यूकेसल। किस नाम से जानते हो रानीखेत को? न्यूकेसल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए रोग कारक, तो टार्टर जो फ्यूरस नामक वायरस होता है, उस टार्टर फ्यूरस नामक वायरस के द्वारा ये रोग होता है। या इसके अलावा पैरामिक्सो नाम से एक वायरस होता है, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। रोग कारक टार्टर फ्यूरेंस, या तो आपके पास में ये वायरस आएगा, यदि ये वायरस नहीं आए, ठीक है, उस कंडीशन में पैरामिक्सो नाम का एक वायरस आएगा। पैरामिक्सो वायरस टाइप 1। पैरामिक्सो टाइप 1, टाइप कौन सा है? 1 है। तो पैरामिक्सो टाइप 1 वायरस के द्वारा भी होता है। फिर बात कर लेते हैं प्रभावित पक्षी। तो सिंपल सी बात, पशु की जगह पक्षी आ जाएगा, और यहाँ पर एक ही पक्षी प्रभावित होता है, कौन सा? मुर्गी। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, मुर्गियों का प्रमुख रोग होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रभावित अंग। तो यहाँ देखिए श्वसन व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? श्वसन व तंत्रिका तंत्र। श्वसन व तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लक्षणों की, ठीक है। तो देखो लक्षणों के अंतर्गत बात देखो, यहां से सिंपल समझ में आ जाएगा। श्वसन, सांस लेने में कठिनाई। तो पहला लक्षण बता दीजिए, सांस लेने में कठिनाई। श्वास लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा सा पक्षियों की रोगों की बात की तो रानीखेत में, उसके पहले भी रोग पड़ चुके। श्वास लेने में कठिनाई कहां पर पड़ा था? गलघोटू में, जो किसमें हो रहा था? गाय भैंस भेड़ बकरी के अंतर्गत हो रहा था। तो याद, अपने को थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद कर लेना इस चीज को। उसके बाद दूसरे लक्षण की बात करें तो नाक से तरल पदार्थ का बहना। नाक से तरल पदार्थ का बहना, जो नाक होता है उससे क्या होता है? रेगुलर तरल पदार्थ बहता रहता है। गर्दन को पलटकर पीठ पर रखना, जो उसकी गर्दन होती है पक्षी की, वो क्या करता है? पलटकर क्या कहां रख लेता है? पीठ पर रख लेता है। गर्दन को पलटकर पीठ पर रखना, गर्दन को क्या कर लेता है? पीठ पर रख लेता है। और जो पैर और पंख होते हैं उनमें लकवा जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं।
कैसे? लकवा जैसे प्रकट हो जाते हैं पैर व पंखों में। लकवा के लक्षण प्रकट। चूजों का अचानक मरना। चूजों का अचानक मरना ये कौन से रोग के लक्षण है? रानीखेत के लक्षण है। उसके बाद देखिए बात करते हैं रोकथाम की। कोई चिकित्सा नहीं होती है, डायरेक्ट पक्षी क्या होता है? मरता है, तो आप चिकित्सा कर ही नहीं सकते। रोकथाम आपको करना है तो रोकथाम के लिए आपको याद रखना F1 स्टैंड। कौन सा? एक तो F1 स्टैंड और दूसरा स्टैंड R2B। स्टैंड R2B का टीका लगाना है। ये आपको क्या करना है? इसका कंट्रोल करना है। आगे समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रोग का नाम देखते हैं चेचक। चेचक भी किसमें होता है? फाउल पॉक्स, जो मुर्गियों में होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट रोग कौन सा रहता है अपने पास में? चेचक। चेचक को किस नाम से जाना? फाउल पॉक्स के नाम से जाना। किस नाम से जान लिया? फाउल पॉक्स के नाम से जान लिया। देखो जो भी 8 से 12 सप्ताह के चूजे होते हैं उनमें क्या होता है? सर्वाधिक होता है। पहली चीज यही बताओगे, 8 से 12 सप्ताह के चूजों में सर्वाधिक प्रकोप कौन से चूजों में देखने को सर्वाधिक मिलता है? 8 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनमें देखने को सर्वाधिक मिलता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, जो पक्षी होता है उसके लाइफ टाइम में एक बार ही होता है ये रोग। कौन सा? चेचक या फाउल पॉक्स। तो पक्षी के जीवन काल में होने वाला एक बार ही होने वाला रोग। पक्षी के जीवन काल में एक बार ही होता है। कंप्लीट जो लाइफ साइकिल होती है उस लाइफ साइकिल में एक ही बार होता है। कौन सा रोग होता है? चेचक होता है। उसके बाद में एक बार हो गया, उसके बाद में कभी नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं रोग कारक। देखो रोग कारक याद रखना है, बोरेलियोटा एवियम वायरस। वायरस का नाम क्या है? बोरेलियोटा एवियम वायरस। बोरेलियोटा एवियम वायरस कौन से वायरस के द्वारा होता है? बोरेलियोटा एवियम वायरस के द्वारा होता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। किसकी बात करनी है? लक्षणों की बात करनी है कि चेचक के लक्षण कौन कौन से प्रकट होते हैं। तो याद रखना, जो पक्षी की कलंगी होती है, चेहरा होता है और चोंच होती है, उनके ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं और जो गहरे भूरे होकर सूख जाते हैं। तो बताइए लक्षण। पक्षी की कलंगी, पक्षी की कलंगी। कलंगी मैंने बता दी थी कि क्या होता है कलंगी। तो पक्षी की कलंगी, चेहरे, चोंच व टांगों की त्वचा पर, टांगों की त्वचा पर छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं। और फूटकर जो सब जब सूख जाते हैं तब कैसे हो जाते हैं? गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, बन जाते हैं तथा गहरे भूरे रंग के
होकर सूख जाती हैं, गहरे भूरे रंग के होकर सूख जाते हैं। लक्षण आपने देखा, पहला लक्षण पक्षी की जो कलंगी है, चेहरा है, चोंच है, टांगे हैं, इनकी त्वचा पर क्या हो जाता है, छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं और जो किस प्रकार के हो जाते हैं, गहरे भूरे रंग के होकर सूख जाते हैं। आ गया समझ में? चलो इसके बाद देखिए, ठीक है, आपको क्या लक्षण आपने देखा, इसके बाद में आपको क्या करनी है, चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा के लिए ध्यान रखो, जो भी फफोला हो रहा है, जो भी घाव हो रहा है, उस घाव के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट, किसका यूज करोगे, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करोगे। तो चिकित्सा अपने को बतानी है। घाव पर सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल का घोल लगाओगे। आ गया समझ में? या तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाओगे या पिक्रिक अम्ल का घोल लगाओगे। और उसके बाद बात करते हैं रोकथाम की। किसकी बात करनी है, रोकथाम की। रोकथाम में क्या करोगे, फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाओगे। किसका लगाओगे, फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाओगे। कली रोकथाम, ठीक है। इसके अलावा कौन से टीके के अलावा, फाउल पॉक्सिन, इस फाउल पॉक्स जो वैक्सीन है, इसके अलावा आप चेचक के लिए क्या कर सकते हो, एक टीका और आता है जिसका नाम है पिजियन पॉक्स वैक्सीन। जिसका नाम क्या है, पिजियन पॉक्स वैक्सीन। उसका टीका भी आप लगा सकते हो, पिजियन पॉक्स वैक्सीन, इसका टीका भी आप लगा सकते हो। समझ में आ गई? वापस एक बार बता देता हूं, चेचक या फाउल पॉक्स जो होता है वो 8 से 12 सप्ताह के चूजों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बोरिलियोटा एपियम वायरस के द्वारा फैलता है। और बात करें लाइफ साइकिल में एक ही बार होता है, जीवन चक्र काल में एक ही बार होता है। होता क्या, लक्षण के क्या प्रकट होगा, पक्षी की जो कलंगी होगा, चेहरा होगा, चोंच होगी, उसकी त्वचा के ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे फफोले बन जाते हैं और जो गहरे भूरे रंग के होते हैं और उसके बाद में सूख जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चिकित्सा करोगे, घाव पर सिल्वर नाइट्रेट या पिक्रिक अम्ल का घोल लगाओगे। और रोकथाम के लिए आपको ध्यान रखना, एक पिजियन पॉक्स वैक्सीन का टीका और दूसरा फाउल पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाओगे। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रोग। ये आपके वायरस वाले रोग हो गए भाई कंप्लीट। विषाणु जनित रोगों के बाद बात कर लेते हैं चपापचई रोग। कौन से रोग की बात करेंगे, चपापचई रोग की बात करेंगे। और चपापचई के अंतर्गत वर्गीकरण को याद करो। चपापचई के अंतर्गत एक पढ़ाया था कीटोसिस और दूसरा पढ़ाया था मिल्क फीवर। याद आया कुछ? ठीक है, तो चलो चपापचई में मिल्क फीवर, दुग्ध जमर। मिल्क फीवर का हिंदी नेम क्या हो गया, दुग्ध जमर हो गया। अब बात करते हैं मिल्क फीवर का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, कारक, रोग कारक क्या है। तो ये किसी रोग के कारण, कारक के कारण यह नहीं होता है। यहां पर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो यहां कारण शब्द लिखोगे। क्या लिखोगे, कारण शब्द लिखोगे। कैल्शियम की कमी, पशु में क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है। प्रकोप कब होता है, तो यहां बताना ब्याने के 5 से 7 दिन के अंतर्गत। प्रकोप सर्वाधिक कब होता है, ब्याने के 5 से 7 दिन में ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रभावित पशु, सिंपल सी बात है, दुधारू पशु होंगे, लेकिन दुधारू पशुओं के अंतर्गत भी गाय भैंस सर्वाधिक प्रभावित होगा। अब देखते हैं इसके लक्षण।
मैंने याद करो लक्षणों के अंतर्गत मैंने क्या कहा था, एक ही रोग में शरीर का टेम्परेचर कम होगा, सभी रोगों में टेम्परेचर बढ़ेगा। कम होने वाला रोग कौन सा आ गया, मिल्क फीवर आ गया। तो लक्षण बताइए, पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है। क्यों? क्योंकि सभी रोगों के अंतर्गत शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, उसके बाद में एक ही ऐसा रोग है जिसके अंतर्गत शरीर का टेम्परेचर कम हो रहा है और उस रोग का नाम है मिल्क फीवर। आगे समझ में? चलो उसके बाद देखते हैं दूसरा लक्षण, गर्दन को पीछे की तरफ क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। पशु क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेता है। तो गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना, पीछे की तरफ मोड़ लेता है तथा पुनः सीधा करने पर पुनः उसी स्थिति में ले जाना। गर्दन को यदि आप सीधा भी कर दोगे तो वैसे ही वापस घुमा के क्या कर लेगा, पुनः अपनी स्थिति में ले जाएगा। मतलब पीछे की तरफ ही रखेगा गर्दन को कहां रखेगा, पीछे की तरफ ही रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण, आंखों की पुतलियां फैलकर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आंखों की पुतलियां का फैलना, आंखों की पुतलियां फैलकर बड़ी हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। पशु का शरीर कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, पशु का शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये तो सामान्य लक्षण अपने देखे। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम की, चिकित्सा की। तो देखो चिकित्सा के लिए याद रखो आप, कैल्शियम ग्लूकोनेट का आपको क्या करना है, इंजेक्शन देना है। चिकित्सा के अंतर्गत आप याद रखोगे कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाओगे। और यदि कैल्शियम और कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाओगे। किसका इंजेक्शन लगाओगे, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाओगे। कैल्शियम की कमी हो रही है, उस कंडीशन में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाओगे। और कैल्शियम के साथ साथ में मैग्नीशियम की भी यदि कमी हो रही है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए याद रखना, विटामिन डी का यूज आपको करना है, विटामिन डी। और विटामिन डी के साथ साथ में कैल्शियम युक्त आहार आपको देना है। विटामिन डी के साथ साथ क्या करोगे, कैल्शियम युक्त आहार भी आप पशु को दोगे। ठीक है, ये कौन सा रोग हो गया, मिल्क फीवर हो गया, आपका चपापची रोग हो गए। इसके बाद में अपने पास में बच जाता है परजीवी रोग, जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।